प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अनीला बत्रा, हिंदी मिस्ट्रेस, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल मकसूदा जालंधर से आज की छठी की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण के 3 उपविषय समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग एक निबंध के बारे में जानेंगे, मेरा शहर। उसके बाद मैं आपको एक प्रार्थना पत्र करवाऊंगी। सेक्शन बदलने के लिए अपने मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र किस प्रकार लिखें, और अंत में मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ, चालाक लोमड़ी। तो आइए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। बच्चों, आज सबसे पहले मैं आपको निबंध के विषय में बताने जा रही हूँ। निबंध शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, नी जमा बंध। इसका मतलब है अच्छी तरह से बंधी हुई रचना। बच्चों, यहाँ एक बात मैं आपको और समझाना चाहूंगी कि नी एक उपसर्ग है, और उपसर्ग वह होता है जो किसी भी अक्षर के, किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल दे। तो हम लोग अब निबंध करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक बात और समझाना चाहूंगी कि निबंध कैसे लिखें। आखिर वह कौन सा तरीका है कि हम लोग निबंध को लिखें। बच्चों, परीक्षा में आपको निबंध 10 से 15 अंकों के बीच में आता है। तो आपका जो निबंध है वो कम से कम 2 पेज का, अर्थात 2 पृष्ठों का जरूर होना चाहिए। और एक बात यहाँ मैं और बताना चाहूंगी कि अनुच्छेद और निबंध में क्या अंतर है। तो बच्चे, अनुच्छेद केवल एक पैराग्राफ होता है जिसमें अपनी बात केवल एक ही पैरे तक सीमित की जा सकती है, लेकिन निबंध में कई अनुच्छेद होते हैं जो मिलकर एक निबंध को पूरा करते हैं। अब हम बात करते हैं कि निबंध कैसे लिखें। तो सबसे पहले निबंध को शीर्षकों में बांट लेना चाहिए। निबंध के लिए विषय को 4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले उसका विषय परिचय, जिसे भूमिका कहा जाता है। उसके बाद विषय का विकास, महत्व, उस विषय से संबंधित आवश्यक पहलू या सूचना आदि इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद यदि उसके कोई लाभ हानि है, फायदे नुकसान हैं, तो वह भी लिखे जा सकते हैं। बच्चों, यदि निबंध किसी महापुरुष पर लिखा जा रहा है तो उनके बचपन, स्वभाव, उनके महान कार्य, देश व समाज को योगदान आदि के बारे में अपने विचार दिए जा सकते हैं। हिंदी में निबंध के अंत को निष्कर्ष या उपसंहार कहते हैं। यहाँ आकर आप अपने विषय को समेट लेते हैं। तो बच्चों, इसका अगला चरण जो मैं आपको समझाना चाहूंगी कि निबंध कैसे लिखते हैं। भाषा आसान और स्पष्ट होनी चाहिए, जो आसानी से पाठकों को समझ में आ जाए। साथ ही बार बार एक ही बात न लिखें, यानी अपनी बात को दोहराएं नहीं, बल्कि नए शब्दों का चयन करें। इसके बाद बच्चों, लिखकर उसे जरूर पढ़ें, और जहां आपको गलती लगती है उसे सुधार कर उसे पुनः साफ साफ लिखाई में लिखें। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि निबंध को किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। आज मैं आपको जो निबंध करवाने जा रही हूं वह है मेरा शहर। तो बच्चों, निबंध को शुरू करते हैं। सारी दुनिया से न्यारा है मेरा शहर, मुझे प्यारा है। परिचय, मैं जालंधर शहर की रहने वाली हूँ। जालंधर भारत देश के पंजाब राज्य का एक प्रसिद्ध शहर है। कहा जाता है कि इसका नाम शिवजी के शिष्य जालंधर नाथ के नाम पर रखा गया। कई मानते हैं कि यह सतलुज और ब्यास नदियों के बीच में होने के कारण जालंधर कहलाया, यानी जल के अंदर। यह भी माना जाता है कि जलंधर नामक दानव के कारण इसका नाम जालंधर पड़ा, जिनकी पत्नी वृंदा जी का मंदिर आज भी यहाँ पर स्थित है। अब बच्चों, निबंध में आगे बात करते हैं जालंधर की जनसंख्या और शिक्षा के बारे में। 2011 की जनगणना के हिसाब से इसकी जनसंख्या 8.62 लाख है। यहाँ पर 86% लोग शिक्षित हैं। बच्चों, यहाँ मैं एक बात समझाना चाहूंगी कि जनगणना का अर्थ होता है 10 साल में एक बार की जाने वाली गिनती। व्यवसाय, जालंधर एक बड़ा औद्योगिक शहर है।
जालंधर अपने खेलों के सामान के लिए प्रसिद्ध है, जहां से देश विदेश में खेलों का सामान भेजा जाता है। इसके अलावा चमड़ा उद्योग, हाथ उपकरण, चिकित्सा और शिक्षा के लिए भी यह प्रसिद्ध है। बच्चों, जालंधर में कई पर्यटन स्थल हैं। निबंध में आगे लिखेंगे, जालंधर में कई प्रसिद्ध स्थान हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचते हैं, जैसे देवी तालाब मंदिर, जहां हर साल दिसंबर माह में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन होता है, जहां देश विदेश से संगीतकार आते हैं। अन्य धार्मिक स्थानों में गुरुद्वारा छेवीं पातशाही, इमाम नासिर मकबरा, जामा मस्जिद, शीतला माता मंदिर, गीता मंदिर, देवी तालाब मंदिर, बाबा सोढल मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर आदि लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। जालंधर कैंट में सेंट मैरी कैथेड्रल चर्च प्रसिद्ध है। भाषा, जालंधर में आमतौर पर पंजाबी भाषा बोली जाती है। हिंदी और अंग्रेजी भी प्रचलित हैं। यहाँ पर आकाशवाणी, दूरदर्शन, देशभक्त यादगार हॉल, हवेली और रंगला पंजाब का अपना ही आनंद है, जो हमें विरासत से जोड़े रखता है। लोगों के मनोरंजन के लिए वंडरलैंड पार्क, निक्कू पार्क हैं। खरीदारी और फिल्में देखने के लिए एमबीडी मॉल, ह्यूरो मॉल, वीवा मॉल और सरब मल्टीप्लेक्स हैं। यातायात की सुविधाएं, जालंधर से 25 किलोमीटर दूर वायुसेना केंद्र आदमपुर के पास हवाई अड्डा भी है। यहाँ बस अड्डा और रेलवे स्टेशन भी हैं। मेरा प्रिय शहर, जालंधर मेरा प्रिय शहर है। मैं चाहती हूँ कि मेरा शहर हमेशा प्रगति करे। मुझे अपने शहर से प्यार है। आइए बच्चों, अब एक बार क्यों ना दोहरा लें कि हमने कौन कौन से शीर्षकों के अंतर्गत इस निबंध की रचना की है। सबसे पहले परिचय, उसके बाद जनसंख्या और शिक्षा, फिर व्यवसाय, पर्यटन स्थल, भाषा, उसके बाद मेरा प्रिय शहर। आप सब लोग शहर में रहते हो ये ज़रूरी तो नहीं, कई बच्चे गांव में भी रहते हैं।
तो क्यों ना एक निबंध और देखा जाए किस तरह से लिखा जाता है, और वो निबंध है मेरा गांव। तो आओ बच्चों, हम लोग अब निबंध लिखते हैं। मेरा गांव। सारी दुनिया से न्यारा है, मेरा गांव मुझे प्यारा है। परिचय। मेरा गांव एक छोटा सा गांव है जो कि भारत देश के पंजाब राज्य में जालंधर जिले में स्थित है। मेरे गांव का नाम नागरा है। बच्चों, यहाँ पर आप लोग अपने गांव का नाम और अपने जिले का नाम भी लिख सकते हैं। जनसंख्या और भाषा। 2011 की जनगणना के अनुसार मेरे गांव की जनसंख्या 596 थी और यहाँ की मुख्य भाषा पंजाबी है। मेरे गांव का मुख्य व्यवसाय खेती है। यहाँ चारों ओर लहलहाती फसलों का दृश्य नजर आता है। गांव का वातावरण। मेरे गांव में बहुत शांति है। यहाँ सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। कभी कभी मोर भी दिखाई देते हैं। मेरे गांव में सभी मिलजुल कर रहते हैं और अधिकतर यहाँ पर संयुक्त परिवार हैं। बच्चों, यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि संयुक्त परिवार का अर्थ होता है जहाँ परिवार के बच्चे बूढ़े सभी मिलकर रहते हैं। स्कूल और चिकित्सालय। मेरे गांव में 10वीं कक्षा तक एक सरकारी स्कूल भी है जहाँ पर अध्यापक बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। गांव में एक चिकित्सालय भी है जहां बीमारों का इलाज किया जाता है। एकता। मेरे गांव के लोगों में बहुत एकता है। सब मिलजुल कर रहते हैं और त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ बाजार न होने के कारण सब शहर से ही सामान खरीदते हैं। मेरा प्रिय गांव। नागरा मेरा प्रिय गांव है। मैं चाहता हूँ कि बड़ा होकर मैं एक डॉक्टर बनूं और अपने गांव में ही सेवा कर सकूं। मुझे अपने गांव से प्यार है। ईश्वर से यही दुआ है कि मेरे गांव में हमेशा खुशहाली रहे। बच्चों, यहाँ पर लड़कियां अपने लिए चाहती हूँ शब्द का इस्तेमाल करेंगी। तो आइए बच्चों, एक बार दोहरा लें कि हमने मेरा गांव के अंतर्गत कौन कौन से शीर्षक लिखे थे। पहला, परिचय। उसके बाद जनसंख्या और भाषा, फिर गांव का वातावरण, फिर स्कूल और चिकित्सालय, उसके बाद एकता और अंत में मेरा प्रिय गांव। बच्चों, आज मैंने आपको 2 निबंध समझाए हैं, मेरा शहर और मेरा गांव। आइए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं पत्र की ओर। बच्चों, पत्र का अर्थ होता है चिट्ठी, खत या पाती। पत्र एक ऐसा कागज है जिस पर अपने मन के विचार लिखे गए हों। बच्चों, आजकल के इस जमाने में मोबाइल फोन के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से हम किसी को भी बिना संकोच बात कर सकते हैं, बिना देरी के बात कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कई लोग सकुचाते रहते हैं कि कहीं टेलीफोन या मोबाइल फोन का बिल न ज्यादा आ जाए। इसी हड़बड़ाहट में वे कई बातें कहना भूल जाते हैं। इंटरनेट की मदद से ईमेल भेजकर भी हम अपना संदेश भेज सकते हैं। एसएमएस या ईमेल पत्र के ही रूप हैं। इसकी मूल भावना तो वही है, पर माध्यम नया है। पर बच्चों, पत्र लेखन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बड़ी अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जिन बातों को हमें बोलने में संकोच होता है, उन बातों को पत्र में आसानी से लिख सकते हैं। रिश्तों की मधुरता व निकटता बनाए रखने में
पत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों, आमतौर पर पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र होता है अपने मुख्याध्यापक, अफसर आदि को लिखा जाने वाला पत्र, और अनौपचारिक पत्र होता है अपने मित्रों, रिश्तेदारों आदि को लिखा जाने वाला पत्र। आज मैं यहाँ आप लोगों को सेक्शन बदलने के लिए स्कूल के मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र किस प्रकार लिखा जाता है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चों, प्रार्थना पत्र के शुरुआत में आपने अपनी कॉपी के बाईं ओर सबसे ऊपर लिखना है सेवा में, उसके बाद मुख्याध्यापक जी, इसके बाद आपने अल्प विराम लगाना है जिसे हम अंग्रेजी में कॉमा भी कहते हैं। उसके बाद सरकारी हाई स्कूल, अल्प विराम। बच्चों, उसके नीचे मैंने खाली जगह छोड़ी है जहां पर आपने अपने अपने गांव या शहर का नाम लिखना है। इसके बाद हम लिखेंगे विषय, सेक्शन बदलने के लिए प्रार्थना पत्र। बच्चों, आगे लिखेंगे श्रीमान जी, कॉमा यानी अल्प विराम। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में छठी ए कक्षा का छात्र हूँ। बच्चों, यहाँ पर लड़कियाँ अपने लिए छात्रा शब्द लिखेंगी। मेरे गांव के सभी बच्चे छठी बी कक्षा में पढ़ते हैं। जिस दिन मुझे अचानक छुट्टी लेनी पड़ती है उस दिन आसपास सेक्शन का कोई विद्यार्थी न होने के कारण मैं स्कूल में करवाया गया कार्य भी नहीं कर पाता। अतः आपसे निवेदन है कि मेरा सेक्शन छठी ए से बदलकर छठी बी कर दिया जाए। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम, कक्षा, रोल नंबर, दिनांक। बच्चों, यहाँ भी लड़कियाँ लिखेंगी धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, नाम, कक्षा, रोल नंबर, दिनांक। तो बच्चों, आज हम लोगों ने सेक्शन बदलने के लिए स्कूल के मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र किस प्रकार लिखें यह सीखा। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। यदि आपके स्कूल में मुख्य अध्यापक की जगह मुख्य अध्यापिका हैं तो आप उसके साथ श्रीमान की अपेक्षा श्रीमती जी लिखेंगे। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। आप लोगों ने अपने नाना नानी, दादा दादी से कहानियां तो सुनी ही होंगी और बच्चों को तो कहानी सुनने में वैसे ही बड़ा मजा आता है। तो चलिए, मैं भी आपको आज एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ। चालाक लोमड़ी। एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। जब उसे सारे जंगल में भटकने के बाद भी कुछ न मिला तो वह गर्मी और भूख से परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक उसकी नजर ऊपर गई। पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा था। लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। वह कौवे से रोटी छीनने का उपाय सोचने लगी। तभी उसने कौवे को कहा, अरे कौवा भैया, मैंने सुना है कि तुम गीत बहुत अच्छा गाते हो। मैं यहाँ तुम्हारा गाना सुनने ही आई हूँ। क्या मुझे गीत नहीं सुनाओगे? अपनी तारीफ भला किसे अच्छी नहीं लगती। कौवा भी अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। अब बच्चों, आप भी सोचो कि कौवा भला सुरीला गा सकता है? कौवे की आवाज तो बहुत ही कर्कश और बेसुरी होती है। लेकिन वो लोमड़ी की बातों में आ गया। लोमड़ी ने टुकड़ा उठाया और 9-2-11 हो गई। बच्चों, 9-2-11 होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है भाग जाना। अब कौवा पछताने लगा। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की चापलूसी में नहीं आना चाहिए। यानी अगर कोई हमारी बहुत ज्यादा खुशामद कर रहा है तो जरूर उसे हमसे कोई ना कोई काम ही होगा। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए।
उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आज के तीनों विषय निबंध, प्रार्थना पत्र और कहानी आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।